आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 के इतिहास के तीसरे चैप्टर को लेकर आया हूँ। आज हम तीसरे चैप्टर में यायावरी साम्राज्य के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जैसे कक्षा 11 के ही पहले चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन में हमने मेसोपोटामिया के इतिहास के विषय में जानने का प्रयास किया और वहां से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया मैंने। और उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के विषय में चर्चा किया। वहां से भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। जैसा कि हमने देखा था कि रोम का साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था। वह अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ साम्राज्य था। तो उसी में हम आज यायावर साम्राज्य में हम जानने का प्रयास करेंगे। यायावर साम्राज्य चूंकि यह घुमक्कड़ साम्राज्य है और हम इस चैप्टर में मंगोलों का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कक्षा 11 चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य। पहला प्रश्न है कि यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? यायावर साम्राज्य क्या है, यही लिख लीजिए। क्या समझते हैं? यायावर साम्राज्य क्या है, यह प्रश्न। अब इसका उत्तर लिखना है। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। यायावर साम्राज्य की, उत्तर में लिखना है यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है। यायावर लोग प्रायः घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। यायावर लोग प्रायः घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के साथ परिवारों के समूहों में रहते थे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर अविभेदित आर्थिक जीवन और राजनीतिक संगठन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों और
प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के साथ प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के साथ राजनीतिक संगठनों के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। ठीक है। यायावर साम्राज्य क्या है? पहला प्रश्न इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है यायावर साम्राज्य। तो यायावर साम्राज्य क्या है? यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है। यायावर लोग प्रायः घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते थे। परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। ठीक है। यह यायावर साम्राज्य क्या है उसका परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि इस चैप्टर में हम मंगोलों का इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगोलों का इतिहास बहुत ही बर्बर इतिहास था, बहुत ही भयंकर भयानक रक्त रंजित इतिहास था। मंगोलों का इतिहास अगर मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे खतरनाक, भयंकर और रक्त रंजित इतिहास था। क्योंकि मंगोलों के एक ऐसे राजा थे जिनका नाम तेमुजिन था। तेमुजिन बाद में चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऐसा योद्धा था, यह ऐसा शासक था जिसने मानवता को पूरी तरह से धराशाही कर दिया था। इस धरती को अपने बाहुबल से लाल कर दिया था। क्योंकि वह जिस भी राज्य पर आक्रमण करता था वह उस राज्य का संपूर्ण विनाश कर देता था, यहां तक कि सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार देता था। बाकी जो महिलाएं होती थी उनका खुद और सैनिकों के द्वारा शोषण करवाता था। वह बहुत ही इतिहास का सबसे दुर्दांत राजा था। तो उसी के विषय में हम देखेंगे कि 13वीं-14वीं सदी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। लिख लीजिए कि मंगोलों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कब की थी, या पार महाद्वीपीय साम्राज्य क्या है, पार महाद्वीपीय साम्राज्य क्या है, या मंगोलों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कब की थी, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि 13वीं-14वीं सदी ईस्वी में 13वीं-14वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में
पार महाद्वीपीय, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की। और यह जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य था, यह इसका विस्तार कहां तक था? यह जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य था, इसका विस्तार कहां था? 13वीं 14वीं सदी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। इतना तो क्लियर है। हाँ, चंगेज खान का उदय हो चुका था मंगोल के इतिहास में। तो चंगेज खान के नेतृत्व में जिस पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसका विस्तार कहां तक था? तो उसका विस्तार, इसका विस्तार यूरोप और एशिया महाद्वीप तक था। एशिया महाद्वीप तक था। ठीक है कि 13वीं 14वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और यह साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। क्योंकि चंगेज खान ने एशिया के अधिकांश बड़े देशों को जीत लिया था, केवल भारत को छोड़कर। भारत के भी उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्रों पर, कुछ राज्यों पर इसने कब्जा कर लिया था। लेकिन चीन हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इन सभी देशों पर चंगेज खान ने अपने जीत का परचम लहरा चुका था। तो 13वीं 14वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। 14वीं सदी में, 14वीं सदी, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो 13वीं सदी है, 13वीं सदी चंगेज खान का था, 14वीं सदी उसके वंशजों का था। चंगेज खान से भी खतरनाक उसके वंशज के लोग थे। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम अब इसके बाद हम मंगोलों के सामाजिक जीवन के विषय में बात करेंगे। क्योंकि चंगेज खान का जब तक उदय नहीं हुआ था, मंगोल एक सामान्य जीवन जी रहे थे। मंगोलों का सामाजिक जीवन या मंगोलों का सामाजिक परिवेश कैसा था? तो इस हेडिंग डाल लीजिए, मंगोलों का सामाजिक परिवेश। मंगोलों का सामाजिक परिवेश। मंगोलों का सामाजिक परिवेश, इसमें देखिए कि कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में, इसका उत्तर में लिख लीजिए कि अगर देखा जाए तो मंगोल लोगों का जो सामाजिक परिवेश था वह चीन की तुलना में, क्योंकि चीन कृषि पर आधारित निर्माण व्यवस्था की कल्पना थी, और चीन की तुलना में देखा जाए तो मंगोलों का जो सामाजिक परिवेश था वह दीनहीन और जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक जीवन परिवेश था। तो इसका उत्तर में लिख लीजिए, कृषि पर आधारित चीन की दिखाई दे रहा है इससे मार्कर से कि ब्लैक वाले से लिखे? कम दिख रहा है।
लिखिए कि कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक व्यवस्था के तुलना में साम्राज्यिक व्यवस्था के तुलना में मंगोलियाई लोग दीनहीन और जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक जीवन तथा आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। ठीक है, यही था कि जब तक चंगेज खान का उदय नहीं हुआ था, तब तक मंगोलों का सामाजिक परिवेश कैसा था। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगोलों का सामाजिक परिवेश कैसा था, या यह भी प्रश्न इस तरह से भी करके पूछा जा सकता है कि चंगेज खान के उदय के पूर्व मंगोलों का सामाजिक परिवेश कैसा था। तो मंगोलों का सामाजिक परिवेश अगर देखा जाए तो चीन की साम्राज्यिक व्यवस्था के तुलना में मंगोलियाई लोग दीनहीन और जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक जीवन तथा आर्थिक परिवेश में जीवन को बिता रहे थे। बहुत ही सरल लोग थे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि मंगोलों की जानकारी का स्रोत क्या था। जैसा हमने बताया, अभी चर्चा किया कि मंगोलों का जो सामाजिक परिवेश था, जब तक चंगेज खान का उदय नहीं हुआ था तब तक वे बहुत ही सामान्य जीवन को जी रहे थे। परंतु चंगेज खान का उदय होते ही मंगोल जो थे वह अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़कर चंगेज खान के नेतृत्व में भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन में जीवन को बिताना शुरू कर दिए थे। हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि मंगोलों ने चंगेज खान के उदय के बाद अपने पारंपरिक रीति रिवाजों, सामाजिक आर्थिक जीवनों का त्याग करके चंगेज खान के नेतृत्व में भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन के रूप में अपना जीवन बिताना शुरू कर दिए थे। तो चूंकि चंगेज खान एक बर्बर राजा था, एक बर्बर शासक योद्धा था, जिसका संबंध मंगोल से था। तो इतना आप लोग नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इतना तो तर्कात्मक रूप से देखा जाए तो जहां पे बर्बरता आ जाती है वहां पर अज्ञानता आ जाती है। यही कारण है कि स्टेपी प्रदेश के निवासी, जिन्हें हम मंगोल कहते हैं, स्टेपी प्रदेश के निवासी लिखना पढ़ना छोड़ दिए थे।
इन्होंने अपना खुद का कोई साहित्य नहीं रचा। तो इनकी जानकारी का स्रोत क्या था? मंगोल साम्राज्य के जानकारी का स्रोत क्या था? हम मंगोल साम्राज्य के इतिहास को कैसे जाने? इनके जानकारी के स्रोत क्या थे? स्रोत, ठीक, यहां तक लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए, चूंकि, उत्तर में लिखिए, चूंकि मंगोलियाई या स्टेपी निवासी स्टेपी निवासियों ने चूंकि स्टेपी निवासियों ने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, या साहित्य की रचना नहीं की, या साहित्य की रचना नहीं की, रचना नहीं की, ठीक। इसीलिए इसीलिए इसलिए हमें मंगोल साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांत और नगरी साहित्यकारों के, नगरी साहित्यकारों के दस्तावेज आदि पर निर्भर रहना पड़ता है, आदि पर। चूंकि इसलिए हम मंगोल साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए निर्भर है, ठीक। यही बात, इसका उत्तर कि मंगोल साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या थे। हमने मंगोल साम्राज्य का इतिहास हमें कैसे पता चला कि मंगोल साम्राज्य में इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस तरह का सामाजिक परिवेश था, मंगोलियाई लोग ऐसे थे, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। तमाम जितने भी जानकारी है मंगोल साम्राज्य से संबंधित, उन जानकारियों का स्रोत क्या है? तो उन जानकारियों का स्रोत, चूंकि स्टेपी निवासियों ने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, स्टेपी निवासी मतलब मंगोल निवासी, स्टेपी निवासियों ने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा या साहित्य की रचना नहीं की, इसलिए हमें मंगोल साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांत और नगरी साहित्यकारों के दस्तावेज आदि पर निर्भर है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। चलिए,
मंगोल लोग अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, परंतु अपने साम्राज्यिक विस्तार के लिए इतना प्रसिद्ध थे कि मंगोलों के साम्राज्यिक सफलता से प्रभावित होकर अनेक विद्वान मंगोलों की ओर आकर्षित हुए। मंगोलों की, क्योंकि मंगोल लोग जो थे वह बर्बर लोग हो गए थे चंगेज खान के उदय के बाद। तो बर्बर लोग लिखना पढ़ना कहाँ जानेंगे, वो तो उनका खेल ही हो जाएगा, रक्त पिपासु हो जाएंगे। ठीक है, तो मंगोलों का विद्वता में कोई योगदान नहीं था, या उनकी विद्वता से नहीं बल्कि उनकी साम्राज्यिक सफलता से प्रभावित होकर अनेक विद्वान मंगोल देशों की यात्रा की, और कुछ ने तो यात्रा वृत्तांत भी लिख डाला, और वही यात्रा वृत्तांत बाद में मंगोल इतिहास के जानकारी का स्रोत बना। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि चीन के लोग महान दीवार, चीन के लोग या चीनी लोग महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया? प्रश्न लिख लीजिए कि चीनी लोगों ने चीन के महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया? तो इसका उत्तर होगा चूंकि यायावर लोग चीन पर बार बार आक्रमण करते थे, बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को नष्ट कर देते थे। यही कारण है कि चीन के लोगों ने यायावरी आक्रमण से अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक चहार दीवारी बनवाया, जिसे बाद में चीन का महान दीवार कहा गया। ठीक, चीन के लोगों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया था, यह प्रश्न है। चीन के लोगों ने चीन का महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया था? तो इसका उत्तर होगा चूंकि यायावर लोग चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को नष्ट कर देते थे। यही कारण है कि चीन के लोगों ने यायावरी आक्रमण से अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक चहार दीवारी बनवाया, जिसे बाद में चीन का महान दीवार कहा गया। इतना नोट कर लीजिए।
ठीक, चलिए अब हम चंगेज खान की सफलता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चंगेज खान के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न होगा, चंगेज खान कौन था? क्या चंगेज खान कौन था? तो चंगेज खान मंगोल का एक शासक था जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। प्रश्न लिख लीजिए कि चंगेज खान का चंगेज खान कौन था? प्रश्न है, इसका उत्तर होगा चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। तेमुजिन था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम क्या था? तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। तेमुजिन ने 1206 ईस्वी में प्रश्न आपने क्या लिखा कि चंगेज खान कौन था? तो चंगेज खान मंगोल का एक शासक था। ये भी लिख लीजिएगा, हम छोड़ दिए हैं। तो चंगेज खान मंगोल का एक शासक था जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। दोबारा से लिख देते हैं कि चंगेज खान कौन था। तो लिखिए कि चंगेज खान, उत्तर में लिखिए चंगेज खान मंगोल का शासक था या मंगोलियाई शासक था जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। तेमुजिन ने 1206 ईस्वी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है कि 1206 ईस्वी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद 1206 ईस्वी में कुरिलताई की एक सभा में खुद को समुद्री खान या सार्वभौम शासक घोषित किया। 1206 ईस्वी में कुरिलताई की एक सभा में खुद को कुरिलताई की एक सभा में खुद को समुद्री खान या सार्वभौम
ठीक है, यहां तक प्रश्न क्लियर है कि चंगेज खान कौन था। चंगेज खान मंगोलियाई शासक था जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। तेमुजिन ने 1206 ईस्वी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो 1206 ईस्वी में जब अपने शत्रुओं पर तेमुजिन ने विजय प्राप्त कर लिया था, उसके बाद 1206 ईस्वी में कुरिलताई की एक सभा में खुद को समुद्री खान या सार्वभौम शासक घोषित किया। यहीं से तेमुजिन चंगेज खान के रूप में परिवर्तित हो गया। यहीं से तेमुजिन बर्बर होता चला गया। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है और आज का यही लास्ट प्रश्न है। क्योंकि आज समय कम है, हम इसे 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बाद में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसे 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और आज पहला पार्ट है। अब अगला प्रश्न है कि चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता क्या थी। चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता क्या थी। प्रश्न देखिए, चंगेज खान जो था वह अधिक महत्वाकांक्षी था। चंगेज खान अधिक महत्वाकांक्षी था। उसकी जो राजनीतिक दूरदर्शिता है वह स्टेपी प्रदेश या फिर मंगोलों का एक महान संघ बनाने तक ही नहीं था, अपितु अपितु अधिक दूरगामी था। वह खुद को उसने सार्वभौम शासक घोषित किया था, तो उसका उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व पर चंगेज खान का ही शासन। उसका उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व पर चंगेज खान का ही शासन हो। तो राजनीतिक दूरदर्शिता में देखें तो लिख लीजिए प्रश्न कि चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता क्या थी। चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता क्या थी, तो इसके उत्तर में लिखिए कि चंगेज खान की अब तेमुजिन चंगेज खान में परिवर्तित हो गया, तो चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता दूरदर्शिता एक दूरदर्शिता स्टेपी प्रदेश का मंगोलों का एक महासंघ बनाने से अधिक दूरगामी था। चंगेज खान का मानना है कि ईश्वर ने उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है। पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है। यह चंगेज खान की सोच थी कि चंगेज खान का मानना था कि ईश्वर ने उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है। शासन करने के लिए भेजा है। यद्यपि उसका जीवन मंगोलों का
महानेता बनने और मंगोलियाई साम्राज्य से लगे प्रदेशों मंगोलियाई साम्राज्य से लगे प्रदेशों में जैसे चीन, तुरान, अफगानिस्तान, ईरान, स्टेपी रूसी प्रदेश, स्टेपी रूसी प्रदेशों के विरुद्ध अभियानों तथा प्रत्यक्ष संचालन में बीता। ठीक, यहां तक दिखाई दे रहा है। चलिए कि चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता क्या थी। जैसा कि हमने बताया भी कि 1206 ईस्वी में चंगेज खान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया था और वहीं से तेमुजिन, चूंकि चंगेज खान का प्रारंभिक जो नाम था तेमुजिन जब 1206 ईस्वी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसके बाद उसने स्वयं को समुद्री खान या सार्वभौम शासक के रूप में घोषित किया और वहीं से तेमुजिन का चंगेज खान में उदय प्रारंभ हुआ। तेमुजिन चंगेज खान का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चंगेज खान चूंकि अति महत्वाकांक्षी शासक था, योद्धा था, उसका स्वप्न था कि वह संपूर्ण विश्व को जीत ले, परंतु वह जीत लेता अगर उसकी आयु अधिक होती। चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता स्टेपी प्रदेश मंगोलों का एक महासंघ बनाने से अधिक दूरगामी था। ईश्वर ने उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है, यह चंगेज खान का कहना था। यद्यपि उसका जीवन मंगोलों का महानेता बनने और मंगोलियाई साम्राज्य से लगे प्रदेशों चीन, तुरान, अफगानिस्तान, ईरान, स्टेपी रूसी प्रदेशों के विरुद्ध अभियानों तथा प्रत्यक्ष संचालन में बीता। उसका स्वप्न था कि वह संपूर्ण विश्व पर राज्य करे, परंतु उसकी आयु कम होने के कारण उसका जो जीवन था, क्योंकि वह प्रारंभिक जीवन संघर्षशील जीवन था, तो उसका जीवन मंगोलों का महानेता बनने और मंगोलियाई साम्राज्य से लगे हुए प्रदेशों को जीतने में ही उसका जीवन बीत गया। इसीलिए वह उसने विश्व को जीत नहीं पाया, उसका स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। परंतु चंगेज खान के स्वप्नों को उनके वंशजों ने पूरा किया। इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि उनके वंशजों ने कैसे चंगेज खान के स्वप्न को पूरा किया और सिकंदर से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसके मतलब मंगोलों के साम्राज्य के आगे सिकंदर का साम्राज्य भी बौना दिखने लगा। इस तरह का साम्राज्य इनके वंशजों ने खड़ा किया था। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न
छूटा होगा या कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। हालांकि अभी यह टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस टॉपिक के कंप्लीट होने तक का इंतजार कीजिए। उसके बाद अगर कोई प्रश्न छूटता है तो उसे आप जरूर पूछें। कमेंट बॉक्स में आपकी एक्टिविटी हमारे लिए मायने रखती है। धन्यवाद।